हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट पे। मैं हूं मोहित सिंह रावत। तो यहाँ पे दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो उत्तराखंड के क्रैश कोर्स की जो क्लासेस है वो कंटिन्यू है। आज हमारा यहाँ पे तीसरा दिन है और इस सीरीज दोस्तों आपके जो आने वाले एग्जाम है उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड, उत्तराखंड पुलिस, एसआई, बंदी रक्षक, सभी एग्जामों के लिए सबसे बेस्ट होने वाली है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास। और यहाँ पे बता दें आपको कि यहाँ पे हम 4 पार्ट में आपको क्लासेस कराते हैं। और पहला पार्ट होता है यूकेएसएससी के प्रीवियस वाले क्वेश्चंस। हम आपको 2018 से लेकर 2022 तक के यूकेएसएससी ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं इन सभी को हम यहाँ पे कराएंगे, डिटेल आंसर के साथ आपको कराएंगे। दूसरा पार्ट है दोस्तों जो हम डिस्कस करेंगे वह है उत्तराखंड का जो इतिहास है डॉक्टर अजय रावत सर की बुक से। तीसरा बीएस नेगी सर की वन लाइनर बुक के डेली एक पेज, और फिर परीक्षा वाणी का भी डेली एक पेज हम आपको यहाँ पे कराएंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों अपने पार्ट 1 से, जहां पे हम ग्राम विकास अधिकारी का जो क्वेश्चन पेपर है वह डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि निम्न में से उत्तराखंड में जो नंधौर अभ्यारण्य स्थित है वह किस जनपद में है? नैनीताल, चमोली, उत्तरकाशी या फिर पौड़ी गढ़वाल? तो सरल क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका जो राइट आंसर है आप सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए यानी नैनीताल इसका सही है। तो राज्य में जो नंधौर अभ्यारण्य है वो आपको नैनीताल में मिलेगा। अब यहां से जो अभ्यारण्य की बात कर रहे हैं तो कितने अभ्यारण्य यहाँ पे उत्तराखंड में है? तो उत्तराखंड में जो अभ्यारण्य की संख्या है वह 7 है। कितने हैं टोटल? 7 हैं। और वह 7 कौन कौन से हैं? तो देखिए दोस्तों, पहला आपको ध्यान रखना है वह है गोविंद वन्यजीव विहार, जिसकी स्थापना 1 मार्च 1955 को हुई थी। कब हुई थी? 1 मार्च 1955 को हुई थी। उत्तरकाशी जनपद में है और 485 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। तो पहला हो गया गोविंद वन्यजीव विहार, 1955 में स्थापना, उत्तरकाशी जनपद में है और 485 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। दूसरा आता है केदारनाथ वन्यजीव विहार। कौन सा है? केदारनाथ वन्यजीव विहार, स्थापना 1972, चमोली जनपद और रुद्रप्रयाग दोनों में है और 957 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। देखिए दोस्तों, जो केदारनाथ वन्यजीव विहार है यह राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। ऐसा प्रश्न भी यूकेएसएससी ने पूछ लिया है कि राज्य का सबसे बड़ा वो जो वन्यजीव विहार है वह कौन सा है? तो केदारनाथ वन्यजीव विहार है। फिर तीसरा जो वन्यजीव विहार है अस्कोट है और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी, पिथौरागढ़ में आपको मिलेगा और 600 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। तो पहले 3 कौन से हो गए? गोविंद वन्यजीव विहार, केदारनाथ वन्यजीव विहार और अस्कोट वन्यजीव विहार। 1955, 1972, 1986। और यहां पे ध्यान रखना 957 केदारनाथ वन्यजीव विहार का है जो राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। फिर इसके अलावा 3 और देखिए, सोना नदी, बिनसर और मसूरी। तो देखिए दोस्तों यहां पे सोना नदी, बिनसर, सोना नदी की बात करें तो 1987 में इसकी स्थापना हुई थी, पौड़ी में है, यानी यहां पे पौड़ी जनपद में है और 301 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। बिनसर की बात करें 88 में, अल्मोड़ा में है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इन तीनों को एक साथ करते हैं, यानी इन तीनों को अस्कोट, सोना और बिनसर, तो यहां पे हो जाएगा 1986, 1987, 1988, आसानी से याद हो जाएंगे। अस्कोट, सोना, बिनसर, 86, 87, 88। और देखिए अस्कोट का क्षेत्रफल 600 है, तो 600 का आधा कर दो सोना नदी में तो आप पहुंच जाओगे 301 पे, यानी 300 वर्ग किलोमीटर वर्ग स्क्वायर, है ना। तो अस्कोट का 600 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, सोना नदी का 301 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। बिनसर की बात करें तो 47 और मसूरी, और फिर लास्ट में आपको ध्यान रखना है नंधौर वन्यजीव अभ्यारण्य। यही पूछा था। अगली बार स्थापना पूछी जाएगी तो 2012 में नैनीताल और उधमसिंह नगर दोनों जनपद में है और 270 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार मसूरी है। कितना क्षेत्रफल है? 11 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2 है यहाँ पे कि उत्तराखंड में हिमालय पर्यावरण अध्ययन एवं जो संरक्षण संगठन है इसके संस्थापक कौन है? ऐसा प्रश्न पूछा है। तो ऑप्शन है जैसे आपके पास राजीव जो नयन बहुगुणा जी है, खड़क वाल्दिया जी, कमल जोशी जी या फिर अनिल प्रकाश जोशी जी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर जो डी है आपके पास, अनिल प्रकाश जोशी जी, वह सही आंसर है। देखिए दोस्तों, इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? इसे शॉर्ट में कहते हैं हैस्को, HESCO, हैस्को इसे शॉर्ट में कहते हैं। यानी क्या हुआ? इंग्लिश में इसका मतलब हुआ हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ध्यान रखना इसकी फुल फॉर्म आपकी पूछी जा सकती है। और इसके अलावा अगर आपको यहां पे पूछा जाए कि हैस्को की स्थापना कब हुई थी, तो देखिए दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1979 में। किसने की थी? 1979 में
अनिल प्रकाश जोशी जी ने की थी। लेकिन ये फॉर्मली रूप से जो रजिस्टर हुआ, ध्यान रखना स्थापना 1979 में हो गई थी, लेकिन रजिस्टर हुआ जब, यानी जब गवर्नमेंट जब रजिस्टर करते हैं तो रजिस्टर ये हुआ था 1983 में। तो दोनों तिथि आपको ध्यान रखनी है। फॉर्मली रजिस्टर्ड कब हुआ? 1983 में हुआ। स्थापना कब हो गई थी? 1979 में इसकी स्थापना हो गई थी। दोस्तों यूकेएसएससी का कुछ भरोसा नहीं रहता, यूकेएसएससी आपको किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है। तो देखिए थोड़ा बहुत और क्या प्रश्न यहां से बन सकते हैं। जैसे अनिल प्रकाश जोशी जी की बात करें तो इन्हें 2006 में, कब? 2006 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया। क्या दिया गया? पद्मश्री अवार्ड दिया गया। कब? 2006 में। और 2020 में, यानी अभी करंट अफेयर का ही है, 2020 में अनिल जोशी जी को पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया। किससे? पद्म भूषण से। तो ध्यान रखना, पद्म भूषण सम्मान से 2020 में दिया गया, 2006 में पद्मश्री सम्मान से दिया गया। हेस्को की स्थापना 1979 में की थी, लेकिन फॉर्मली जो रजिस्टर हुआ था 1983 में हुआ था। तो इन प्रश्नों को यहां से ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहां पे 3 है कि भारतीय पशु चिकित्सा जो अनुसंधान संस्थान है मुक्तेश्वर, इसकी स्थापना 1893 में हुई थी। तो किसने इसकी स्थापना की थी? तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर जो सी आपको दिखाई दे रहा है, अल्फ्रेड लिंगार्ड, वह सही आंसर है। और जब इसकी स्थापना की गई थी 1893 में, तो इसका नाम क्या था? इसका नाम था इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी। और फिर बाद में 1925 में, कब? 1925 में इसका नाम चेंज करके कर दिया गया इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ द वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ध्यान रखना 1925 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था। और इस संस्थान ने बहुत से जो पशु से संबंधित जो रोग होते हैं उनकी टीके की खोज की थी। जैसे रिंडर पेस्ट की खोज की थी, रानीखेत जो रोग होता है उसका यहां पे समाधान इन्होंने खोजा था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपको यहां पे यह ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 है, सन 1919 में कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन संपन्न हुआ। कोटद्वार में, देहरादून में, नैनीताल में या फिर अल्मोड़ा में? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कोटद्वार में। कुमाऊं परिषद के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था, आज थोड़ा और आगे डिस्कस करते हैं। जैसे यहां पे कुमाऊं परिषद की बात करें, देखिए दोस्तों यह जो तीसरा अधिवेशन था, यानी जो अगर बात करें कुमाऊं परिषद का जो तीसरा अधिवेशन था, यह हुआ था 22 से 24 अक्टूबर। कब हुआ था? 22 से 24 अक्टूबर 1919 को हुआ था। कब से कब हुआ था? 22 से 24 अक्टूबर 1919 को हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष की बात करें, देखिए इसके जो अध्यक्ष थे वे थे राय बहादुर बद्री दत्त जोशी जी, बद्री दत्त जोशी जी। तो ध्यान रखना दोस्तों, बद्री दत्त जोशी जी है, बद्री दत्त पांडे नहीं है। कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है, बद्री दत्त पांडे ऑप्शन में आ सकता है। तो बद्री दत्त जोशी जी इसके अध्यक्ष थे। अच्छा, इसके यहां पे एक चीज और ध्यान रखना है, यहां पर एक है स्वागता अध्यक्ष, यानी जो स्वागत वाले जो अध्यक्ष होते हैं, यानी स्वागता अध्यक्ष। तो स्वागता अध्यक्ष कौन थे? तो स्वागता जो अध्यक्ष थे उनका नाम था तारा दत्त गेरोला जी। क्या नाम था? तारा दत्त गेरोला जी। तो तारा दत्त गेरोला जी इसके क्या थे? स्वागता अध्यक्ष थे। इसके अलावा दोस्तों यहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न यह बनता है कि जब यह अधिवेशन हुआ था तो इस अधिवेशन को क्या कहा जाता है? हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए क्या जाना जाता है? हिंदू मुस्लिम एकता के लिए यह जाना जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है। देखिए हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन जाना जाता है? तीसरा अधिवेशन जाना जाता है। कहां पे हुआ था? कोटद्वार में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी? बद्री दत्त जोशी ने की थी। स्वागत अध्यक्ष कौन था? तारा दत्त गेरोला जी थे। और इसके अलावा इसी अधिवेशन को गुरु परंपरा के रूप में भी जाना जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों यहां पे यह है। और बद्री दत्त पांडे जी से आप एक चीज यहां पे ध्यान रख सकते हैं कि बद्री दत्त पांडे जी को हिंदू मुस्लिम एकता का कर्णधार माना जाता है, यानी इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बहुत बड़ा, यानी बहुत अच्छा काम किया था। तो ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, और यह क्वेश्चन विवादित है, आयोग ने इसका आंसर गलत दिया था। फिर भी अब हम आपको कहेंगे कि अब आयोग के अनुसार आप चले। देखिए ऊंचे बुग्याल क्षेत्र में रहने वाले चरवाहों को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन तो सभी है दोस्तों, पातज भी बोला जाता है, बकरवाल भी बोला जाता है, पालसी भी कहा जाता है। लेकिन आयोग ने इस बार इसका आंसर क्या माना? ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर माना, यानी पातज आयोग ने गलत मान दिया, जबकि यह सही था। तो इस क्वेश्चन को आप देख लेना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, कूजा एक्ट का संबंध है। अब कूजा एक्ट आपको पूछा है, तो देखिए वन संरक्षण से तो बिल्कुल नहीं है, महिला संरक्षण से बिल्कुल नहीं है, शराबबंदी से भी बिल्कुल नहीं है, भूमि बंदोबस्त से इसका सही आंसर है। देखिए दोस्तों अगर हम कूजा की बात करते हैं ना, तो कूजा ये होता है KUJA, कूजा क्या है? KUJA। आपको पूछा जाएगा कि कूजा का फुल फॉर्म क्या है? कूजा का फुल फॉर्म क्या हो गया?
कुमाऊं, ध्यान रखना दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है क्या है, कुमाऊं उत्तराखंड, कुमाऊं उत्तराखंड, ध्यान रखना कुमाऊं उत्तराखंड। जे से क्या था, जे से था जमींदारी, जे से क्या था जमींदारी, तो जमींदारी यानी भूबंधों से संबंधित हो गया, तो जे से जमींदारी एबोलिशन एक्ट, क्या था एबोलिशन, ध्यान रखना एबोलिशन एक्ट, तो एबोलिशन एक्ट, तो एबोलिशन एक्ट, तो क्या नाम था कुमाऊं उत्तराखंड जमींदारी एबोलिशन एक्ट। और यह एक्ट कब आया था, 1960 में आया था, कब आया था 1960 में आया था, और 61 से यह लागू हो गया था, यानी 1960, ध्यान रखना कुजा एक्ट 1960। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 से पहले क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लेते हैं कि 1921 में जो गठित कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो सरल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो सी है, पी बीडम को। तो यहां से और क्या प्रश्न बनेंगे, देखिए दोस्तों यहां की बात करें, इस कमेटी की गठन की बात करें तो एग्जैक्ट तिथि आपको ध्यान रखना है कब है, 13 अप्रैल को, कब है 13 अप्रैल 1921, क्या नाम है 13 अप्रैल 1921, 13 अप्रैल 1921 को कुमाऊं जो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी है इसका गठन किया गया था। और इसने बाद में अक्टूबर 1921 में, अक्टूबर 1921 में इसने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी थी सरकार को, और फिर बाद में इसकी रिपोर्ट सौंपने के बाद 1922 में जो वन है यहां पे इन्हें 2 श्रेणियों में बांटा गया था। तो ध्यान रखना अक्टूबर 1921 में इसने क्या की थी, अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी, 13 अप्रैल 1921 को यह कमेटी गठित की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 8 से दोस्तों यह ध्यान रखना, और पी बीडम इसके अध्यक्ष है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, आटागाड़ सहायक नदी है किसकी, पिंडर की, यमुना की, अलकनंदा नदी की, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, अलकनंदा नदी, यमुना नदी। देखिए बहुत से स्टूडेंट यहां पे यमुना नदी जा सकते हैं कंफ्यूज होकर, क्यों, यमुना नदी की सहायक नदी है उसका नाम है अलगाड़ नदी, क्या नाम है अलगाड़, अलगाड़। तो देखिए दोस्तों अलगाड़ और आटागाड़ दोनों सेम सेम लग रहे हैं ना, अलगाड़ आटागाड़, लेकिन अलगाड़ पूछा जाए तो वो यमुना की सहायक नदी है, और आटागाड़ पूछा जाए तो वह किसकी सहायक नदी है, पिंडर की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, पिंडर की सहायक नदी क्या है, आटागाड़ नदी। जब दोस्तों हमने आपको जब अलकनंदा नदी तंत्र के बारे में डिटेल से डिस्कस कराया था, तो उसी का यहाँ पे एक पार्ट है। देखिए अलकनंदा नदी पार्ट को यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ये आ रही है ऊपर से अलकनंदा नदी, और अलकनंदा नदी की जैसे ये सहायक नदी हो गया, कौन सी हो गया, ये आगे पिंडर नदी, यानी यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे जहाँ पे मैंने निशान मारा यहाँ पे ये वाला, तो यहाँ से आई पिंडर नदी, और पिंडर नदी की यहाँ पे सहायक नदी है आटागाड़, जो दूधातोली नामक स्थान से निकल रही है। आटागाड़ दूधातोली नामक स्थान से निकल रही है, और पिंडारी की ये सहायक नदी है। और देखिए दोस्तों पिंडारी में सहायक जो पिंडारी नदी है इसमें कुछ डैम है जो बार बार पूछे जाते हैं, पढ़ुली डैम, मेलखेत डैम, बगोली डैम, बंगरी, देवसारी, यह डैम किस नदी पर है ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो ये चारों डैम को ध्यान रखना। और नंदाकिनी के डैम है जैसे राजवक्ती और बनाला। खैर यहाँ पे हम ये डिस्कस नहीं करेंगे, हम आटागाड़ के बारे में देख रहे थे, और आटागाड़ किसकी सहायक नदी है, पिंडर की सहायक नदी है। तो दोस्तों यहां तक ये था। अब बात करते हैं यहां पे थोड़ा आगे, क्वेश्चन नंबर यहां पे 9 है कि निम्न में से किस पर डाक टिकट जारी नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है उत्तराखंड का उच्च न्यायालय पे, मोनाल पक्षी पे, चंद्र सिंह गढ़वाली पे, या फिर गोविंद बल्लभ पंत जी पे। तो आपको बताना है कि किस पर डाक टिकट जारी नहीं किया गया, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जितने भी आपको क्वेश्चन फैक्ट कराए जा रहे हैं तो जरूर देखिए। अगर दोस्तों आप पुराने स्टूडेंट्स हैं तो आपको थोड़ा और मेहनत करनी है और आपका अपना सिलेक्शन लेना है, लेकिन अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं तो आपको और भी ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि आपका कंपटीशन उन स्टूडेंट्स से है जिन्होंने ऑलरेडी इन्हें कम से कम 5 से 6 बार पढ़ लिया है और आप पहली बार पढ़ रहे हैं। तो ध्यान रखना आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जिन स्टूडेंट्स के यानी पहले काफी एक्सपीरियंस हो चुका है, 4-5 साल 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो उन्हें अपनी मेहनत थोड़ा और बढ़ानी है अपना सिलेक्शन कंफर्म करने के लिए। तो फिलहाल यहां पे क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से किस पर डाक टिकट जारी नहीं किया गया। तो देखिए दोस्तों उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है इस पर डाक टिकट जारी नहीं किया गया। अगर यहां पे पूछा जाए जैसे जीबी पंत जी की बात करते हैं, तो जीबी पंत जी पर जो डाक टिकट जारी किया गया था ये 1965 में किया गया था। कब किया गया था? 1965 में 15 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। चंद्र सिंह गढ़वाली जी की बात करें तो चंद्र सिंह गढ़वाली जी पे जो डाक टिकट जारी किया गया था यह भी आपको ध्यान रखना, वो 1994 में किया गया था। कब किया गया था? 1994 में। तो चंद्र सिंह गढ़वाली पे डाक टिकट 1994 में, जीबी पंत जी पर डाक टिकट 1965 में। मोनाल पक्षी की बात करें, देखिए मोनाल की बात करें तो 1975। कब? 1975। तो मोनाल पक्षी 1975,
बीरचंद सिंह गढ़वाली 1994, पंडित गोविंद बल्लभ पंत की बात करें तो 1965। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको बुरांस पूछ लिया जाए, क्या पूछा जाए कि बुरांस, बुरांस पे कब किया गया यानी डाक टिकट जारी। इसके अलावा ब्रह्म कमल, क्या है ब्रह्म कमल। तो देखिए बुरांस की बात करते हैं तो बुरांस जैसे देखो मोनाल पक्षी 1975, इसके 2 साल बाद यानी 1977 में बुरांस पर डाक टिकट जारी किया गया, ठीक है। और यहीं पर अगर ब्रह्म कमल की बात करें तो यहां पर आपको 82 में चला जाना है, 1982 में, 1982, 1982 में। तो दोस्तों इसे अभी याद करें, देखिए मोनाल पक्षी 1975, चंद्र सिंह गढ़वाली 1994, जीबी पंत 1965, बुरांस की बात करें 1977, ब्रह्म कमल की बात करें और तो 1982। इसके अलावा दोस्तों 2-3 काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे है हेमंती नंदन बहुगुणा। कौन है हेमंती नंदन बहुगुणा। देखिए दोस्तों यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहे, हेमंती नंदन बहुगुणा जी जो व्यक्ति हैं उनकी बात कर रहे हैं। उन पर जो डाक टिकट जारी किया गया ये 2018 में किया गया। कब किया गया 2018 में। कितने रुपए का 5 रुपए का। इसके अलावा जो सुमित्रा नंदन पंत जी है, सुमित्रा नंदन पंत जी, सुमित्रा नंदन पंत जी, तो सुमित्रा नंदन पंत जी पे कब किया गया, सुमित्रा नंदन पंत जी पे 2015 में किया गया। पंत 5 यानी यहां से आप याद कर सकते हो आसानी से। और इन पर भी 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। तो फिलहाल दोस्तों इन नाम को आप जरूर याद करना, एक ना एक प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। अगर थोड़ा आपको और याद करना है तो एक चीज आप याद कर देना, केदारनाथ और बद्रीनाथ पे। देखिए केदारनाथ आपको पूछा जाए, यहां पे लिख लेता मैं, केदारनाथ, केदारनाथ और बद्रीनाथ। देखिए बद्रीनाथ की बात करेंगे यहां पे बद्रीनाथ, तो देखिए बद्रीनाथ की बात करें तो बद्रीनाथ पे 2003 में डाक टिकट जारी किया गया था। और केदारनाथ की बात करें यहां पे कर लेते हैं इसे केदारनाथ। तो देखिए दोस्तों अगर हम केदारनाथ की बात करते हैं यहां पे केदारनाथ की, तो केदारनाथ पे 2001 में किया गया था। तो इन पर जो डाक टिकट जारी किया गया था इन्हें जरूर याद करें और अभी याद करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तराखंड का जो रेणुका देवी जो मेला है वो कहां पे लगता है। देखिए दोस्तों रेणुका देवी जो मंदिर है वो आपको मिलेगा उत्तरकाशी में, तो मेला भी यहीं पर लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है उत्तरकाशी। अब उत्तरकाशी में कुछ और भी मेले हैं, जैसे यहां पे क्या लगता है, एक लगता है फेमस मेला है यहां पे सेलकू उत्सव, क्या है सेलकू उत्सव या सेलकू मेला हो गया। इसके अलावा एक है कंडक मेला, क्या है कंडक मेला, तो कंडक मेला भी उत्तरकाशी में है। कंडक मेला के अलावा आपको एक ध्यान रखना है हारूणी मेला, क्या है हारूणी, तो हारूणी मेला कहां पर है, यह भी उत्तरकाशी में है। और एक और आपको यहां पे ध्यान रखना है वो है गेंदुआ मेला, क्या नाम है गेंदुआ, ध्यान रखना ये है गेंदुआ, ध्यान रखना क्या है गेंदुआ, गिंदी मेला नहीं है, गिंदी मेला पौड़ी गढ़वाल में लगता है, दुगड्डा में लगता है ना, ये गेंदुआ है। तो गेंदुआ मेला कहां पे लगता है, गेंदुआ मेला उत्तरकाशी में लगता है। तो इन मेले को आप जरूर याद करना, काफी इंपोर्टेंट है। तो यहां तक क्वेश्चन नंबर 10 था। तो दोस्तों हमने यहां पे पार्ट 1 डिस्कस कर दिया, अब बात करते हैं पार्ट 2 पे, यानी पार्ट 2। तो पार्ट 2 है अजय रावत सर की बुक पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कार्तिकेय राजवंश का संस्थापक या कत्यूरी राजवंश का जो संस्थापक राजा है वो कौन है। यहां पे कार्तिकेय लिखा है, कार्तिकेयपुर वाला। तो ऑप्शन है आपके पास बसंत देव, ललित सूरदेव, आसंती देव या अमोघ भूति। दोस्तों इसका आंसर आप जरूर दें, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर आपको जो ए दिखाई दे रहा है बसंत देव। अब देखिए दोस्तों बसंत देव की बात करते हैं, बसंत देव से क्या क्या प्रश्न बनते हैं। तो देखिए क्या क्या प्रश्न बनते हैं। बसंत देव कार्तिकेय राजवंश का संस्थापक था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि इसने लगभग, यानी अगर इसका जो कार्यकाल यानी इस वंश की स्थापना इसने कब की थी, लगभग 700 एडी में इसकी स्थापना की थी, यानी 700 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। अब इसी ने जो बसंत देव है, बसंत देव ने जोशीमठ का जो नरसिंह मंदिर है उसका निर्माण कराया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जोशीमठ का नरसिंह मंदिर किसका निर्माण कराया था, जोशीमठ, जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण, नरसिंह मंदिर, तो नरसिंह मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण किसने कराया, बसंत देव ने कराया। किसने करवाया, बसंत देव ने कराया। ध्यान रखना दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है कि किसने, आपको पूछा जाए बसंत देव ने कराया। और इसके अलावा यहां पे यह भी ध्यान रखना आपको इससे कि इसने बसंत देव ने एक मंदिर के लिए स्वर्णेश्वर जो ग्राम है वो दान दिया था, स्वर्णेश्वर, स्वर्णेश्वर, तो स्वर्णेश्वर ग्राम इसने दान दिया था बागेश्वर के लेख से हमें पता चलता है कि बसंत देव ने स्वर्णेश्वर नामक ग्राम एक मंदिर के लिए दिया था दान, यानी दान दिया था इसने। तो क्वेश्चन नंबर 11 का दोस्तों ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है,
क्वेश्चन नंबर 12 इंपोर्टेंट क्यों है दोस्तों? देखिए, तारीख ए मुबारक शाही के लेखक कौन है? तारीख ए मुबारक शाही के जो लेखक है वो आपको मिलेंगे ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। देखिए, जो तारीख ए मुबारक शाही है इसलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस जो किताब है, जो तारीख ए मुबारक शाही जो किताब है, इसमें हमें कुमाऊं शब्द का पता चलता है, यानी कुमाऊं का प्रयोग का हमें पता चलता है। और यह जो किताब है किसने लिखी थी? अहमद सरहिंदी ने लिखी थी। और यहां पे क्या बताया था? यहां पे बताया था कि फिरोज शाह ने कटिहार के जो विद्रोही सरदार थे खड़कू सिंह, उसके दमन करने के लिए गया था, लेकिन खड़गू सिंह ने कुमाऊं में प्रवेश किया और अपनी जान बचाई थी, यानी यहां से भाग गया था। खैर ये हमें इंपोर्टेंट नहीं है कि यहां पे भाग गया था नहीं भाग गया था, इंपोर्टेंट यहां पे ये है कि तारीख ए मुबारक शाही में कुमाऊं शब्द का प्रयोग हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 12 किसने लिखी है तारीख ए मुबारक शाही? अहमद सरहिंदी ने लिखी है। उनका पूरा नाम क्या था? उनका नाम था याह्या बिन अहमद सरहिंदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, कत्यूरों की शीतकालीन राजधानी कहां थी? देखिए, कत्यूरों की जो शीतकालीन जो राजधानी थी वह आपको मिलेगी ढिकुली में। कहां पे मिलेगी? ढिकुली में। ढिकुली कहां पे है? नैनीताल में है ना, जो कार्बेट नेशनल पार्क है आप सभी जानते हैं, है ना, इसका प्रवेश द्वार भी इसी को कहा जाता है। तो ढिकुली इसका सही है। कत्यूरों की शीतकालीन राजधानी कहां है? ढिकुली है। ढिकुली है। कहां पर है? ढिकुली में है। लखनपुर भी उनका स्थान था, राजधानी वगैरह थी, लेकिन शीतकालीन राजधानी पूछी जाए तो ढिकुली थी। और चित्रशिला काफी प्रसिद्ध है। चित्रशिला किसे कहा जाता है? रानी खेत को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रानी खेत को कहा जाता है। और जो रानी जिया रानी है, इनका समाधि स्थल यही है। क्वेश्चन नंबर यहां पे 14 की बात करेंगे। स्टडीज इन स्कंद पुराण। स्टडीज इन स्कंद पुराण के लेखक कौन है? तो दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है किताबों से संबंधित, तो इसका राइट आंसर है एबीएल अवस्थी। आपको परीक्षा वाली बुक में मिलेगी, तो आपको इसे याद करके चलना है। डॉक्टर एबीएल अवस्थी, डॉक्टर एबीएल अवस्थी। क्वेश्चन नंबर यहां पे 15 है, शिव प्रसाद डबराल जी के अनुसार हिमालय की प्राचीनतम जाति कौन सी है? और यह प्रश्न यूपीएससी ने पूछ भी लिया है ना। तो दोस्तों यहां पे इसका राइट आंसर क्या है? किरात बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर जो सी आपको दिखाई दे रहा है कोल, यह बिल्कुल सही है। तो शिव प्रसाद डबराल जी के अनुसार जो उत्तराखंड की या सॉरी हिमालय की जो प्राचीनतम जाति है उसका नाम क्या था? कोल जाति था। क्या नाम था? कोल जाति था। और वह बताते हैं कोल के बाद किरात आए और किरात के बाद खस आए। तो क्वेश्चन नंबर 15 ये हो गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, किस कार्तिकेय राजा का ताम्रपत्र पांडुकेश्वर से प्राप्त नहीं हुआ है? पांडुकेश्वर से हमें किस कार्तिकेय राजा का ताम्रपत्र नहीं प्राप्त हुआ है? सुभिक्षराज, पद्मदेव, ईष्टगढ़देव या ललित शूरदेव? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, आपके कमेंट्स चेक करूंगा मैं। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह आपको ईष्टगण देव का नहीं मिलेगा, आपको सुभिक्षराज का मिलेगा, ललित सूरदेव का मिलेगा, पद्मदेव का मिलेगा। ललित सूरदेव के आपको 2 ताम्रपत्र मिलेंगे, पद्मदेव का 1, सुभिक्षराज का 1। ईष्टगण देव का आपको कोई भी पांडुकेश्वर का ताम्रपत्र आपको नहीं मिलेगा। और जो कार्तिकेय राजा है इनके हमें 4 यहाँ पे ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 है, सरोलादित्य वंश का अंतिम शासक कौन है? देखिए, सरोलादित्य वंश का जो अंतिम शासक है उसका नाम क्या है? वह सुभिक्षराज। देखिए, यह कौन है? यह संस्थापक है। यह कौन है? संस्थापक है। तो संस्थापक कौन है? यह इच्छतदेव, जो कार्तिकेय राजवंश है उसकी एक शाखा है सरोलादित्य वंश, उसके जो संस्थापक है वह इच्छतदेव। उन्होंने अपने पिता के नाम पर, सरोलादित्य के नाम पर इस वंश की स्थापना की थी। और फिर उसके बाद जैसे पहले इच्छतदेव आए, फिर इच्छतदेव के बाद देशतदेव आए, देशतदेव के बाद पद्मदेव आए, और पद्मदेव के बाद कौन आए अंतिम शासक? वह सुभिक्षराज आए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का दोस्तों ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कांदे पहाड़ी किस जनपद में है? अब कांदे पहाड़ी, क्योंकि कांदेव जो पहाड़ी है वो आपको मिलेगी चंपावत में। ऑप्शन नंबर बी। क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि कामदेव यानी कुर्म से आया है नाम। कामदेव यानी जो पहाड़ी है, यहां पर जो भगवान विष्णु जी है उन्होंने कुर्म रूप में यानी कछुआ रूप में यहां पे क्या किया था? तप किया था, तपस्या की थी, और उन्हीं के नाम पर बाद में कुर्म शब्द पड़ा, कुर्म से कुर्मांचल बना, यानी और फिर कुमाऊं शब्द आया। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी चंपावत है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 यहां पे हो गया है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहां पे है 19, पौरव वर्मन वंश की राजधानी है। पौरव वर्मन वंश की राजधानी क्या है?
लखनपुर, ब्रह्मपुर, गोविशाण या स्त्री राज्य। लखनपुर, ब्रह्मपुर, गोविशाण या स्त्री राज्य। देखिए स्त्री राज्य यहाँ पे नहीं है, उत्तराखंड में स्त्री राज्य जरूर था लेकिन इसकी राजधानी नहीं थी। लखनपुर कत्यूरों की राजधानी रही थी, गोविशाण यानी यहाँ पे इससे कोई संबंध नहीं है। ब्रह्मपुर इसका राइट आंसर है। क्या है इसका राइट आंसर? ब्रह्मपुर। आपको ध्यान रखना है ब्रह्मपुर क्या है इसका राइट आंसर है। तो पौरव वर्मन वंश की राजधानी कहां है? ब्रह्मपुर है। अब देखिए दोस्तों यहां पे एक चीज ध्यान रखना है, जब हम पौरव वर्मन वंश की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? पौरव वर्मन वंश की। तो पौरव वर्मन वंश के हमें क्या मिलता है? ताम्रलेख मिलता है। और इन ताम्रलेख का नाम क्या है? इन ताम्रलेख का नाम है तालेश्वर ताम्रपत्र। क्या नाम है? तालेश्वर ताम्रपत्र। तालेश्वर ताम्रपत्र क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट दोस्तों ये इसलिए है क्योंकि जो तालेश्वर जो ताम्रपत्र है उत्तराखंड का सबसे प्राचीन ताम्रपत्र है। ध्यान रखना, सबसे प्राचीन ताम्रपत्र कौन सा है? यह पौरव वर्मन वंश का तालेश्वर के हैं। तो ध्यान रखना तालेश्वर का है, 5वीं-6ठी सदी का माना जाता है। 5वीं से 6ठी सदी का यह माना जाता है। 5वीं से 6ठी सदी का यह ताम्रपत्र माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का यानी ये हो गया। इसकी लेख की बात करें, देखिए दोस्तों अगर इसमें लेख की बात करें तो संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि, तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। संस्कृत भाषा का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, संस्कृत भाषा, तो संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है, ब्राह्मी लिपि का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। और यहाँ पे 4 राजाओं का हमें नाम मिलता है, 4 पौरव राजाओं का नाम मिलता है। पहला कौन है? पहला राजा का नाम है विष्णुवर्मन। क्या नाम है? विष्णुवर्मन। तो ध्यान रखना किन किन राजाओं का नाम हमें तालेश्वर से मिलता है? विष्णुवर्मन का मिलता है। विष्णुवर्मन के बाद जो हमें दूसरा नाम मिलता है उनका नाम है वृषवर्मन। क्या नाम है? वृषवर्मन। तो ध्यान रखना वृषवर्मन हो गया, विष्णुवर्मन, वृषवर्मन। तीसरे नाम है आपको ध्यान रखना है अग्निवर्मन। क्या है? अग्निवर्मन, अग्निवर्मन। और जो चौथा नाम है वो लास्ट है वह है द्विजवर्मन। क्या नाम है? द्विजवर्मन। तो इन 4 राजाओं का नाम हमें तालेश्वर ताम्रपत्र से मिलता है ना। और विष्णुवर्मन और द्विजवर्मन की हमें यहाँ पे क्या मिलते हैं? ताम्रलेख मिलते हैं। देखिए दोस्तों इन सब में अगर हम बात करें तो जैसे ये अग्निवर्मन है, ये सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था क्योंकि इसके आगे श्री की उपाधि मिलती है। तो सर्वाधिक शक्तिशाली कौन था? अग्निवर्मन था। खैर क्वेश्चन नंबर 19 से ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 है वहनसांग का यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? मोयोलू, पोलो की मोपोलो, सीयूकी या फिर की स्वांगना। तो ये चाइनीज नाम है। और अगर इसका आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर क्या है? यह ऑप्शन नंबर सी यानी सीयूकी इसका सही है। ठीक है, अगर यहां पे आपको मोयोलू पूछा जाता तो मोयोलू जो नाम है वो किसका है? आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दीजिए। मोयोलू किसका नाम है? मोयोलू नाम है हरिद्वार का। किसका नाम है? हरिद्वार का। पोलो की मोपोलो किसका नाम है? यह जो नाम मिलेगा आपको ध्यान रखना है, जो पोमोलो यह है ब्रह्मपुर का। किसका नाम है? ब्रह्मपुर का। तो ब्रह्मपुर का चाइनीज नाम क्या है जो वहनसांग ने दिया था? यह दिया था पोलो कीमोपोलो। ठीक है, सीओकी की बात करें तो यह है वहनसांग की यात्रा वृत्तांत का नाम। मोयोलू हरिद्वार का नाम है। और की स्वांगना की बात करें तो अगर आप ये ध्यान रखने हैं तो इसका नाम क्या है? गोविशाण। क्या है? गोविशाण। तो दोस्तों यहां तक ये हो गया। वहनसांग किसके काल में आया था? वहनसांग जो आया था ये हर्षवर्धन के काल में आया था। और हर्षवर्धन के काल में उसने ये बताया था कि हर्षवर्धन का जो साम्राज्य था यहां तक भी था, गढ़वाल क्षेत्र तक भी था, है ना। तो क्वेश्चन नंबर यहां तक ये हो गया। अच्छा दोस्तों एक कंफ्यूज होता है बहुत से स्टूडेंट में, पुराने स्टूडेंट उन्हें तो नहीं होगा। एक है फाइयान। क्या नाम है? फाइयान, फाइयान। अब देखिए स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं कि फाइयान किसके दरबार में आया था, वहनसांग किसके दरबार में आया था। देखिए वहनसांग की बात करते हैं तो ये आया था हर्षवर्धन के दरबार में। किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और फाइयान की बात करें तो ये चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में यह आया था। तो दोस्तों यहाँ पे अजय राव सर की बुक का यहाँ पे ये हो गया। और हमने पेज नंबर अजय राव सर की 13 से लेकर 21 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं हम दूसरी किताब पे और यह है बीएस नेगी सर की बुक पे। और ये हमारा कौन सा हो गया? पार्ट 3 स्टार्ट हो गया। कौन सा हो गया? पार्ट 3 स्टार्ट हो गया है। तो पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया, पार्ट 2 हमने क्लियर कर दिया, पार्ट 3 अब हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो देखिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। यह ऐसी क्लास आपको होने वाली है जो आपको सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएगी। ऐसा कंटेंट जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो आपको 20 से लेकर 25 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। और अगर आपने यहां से इसे 90 दिन देख लिया तो आपको 35 क्वेश्चन भी डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो इस कंटेंट की क्वालिटी दोस्तों बहुत बढ़िया है। और इस सीरीज को हम आपके लिए कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक कि आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम और उत्तराखंड पुलिस एसआई का एग्जाम नहीं हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 से
उत्तरकाशी जनपद का जनसंख्या घनत्व कितना है? अब देखिए, किसी जनसंख्या घनत्व तो आपको किसी जो जो जिला है उसकी डायरेक्ट पूछी जा सकती है, और उत्तरकाशी की अगर आपको पूछी जाए तो उत्तरकाशी की कितनी है? तो उत्तरकाशी की जो आपको जनसंख्या घनत्व दिखेगा वो ऑप्शन नंबर जो आपको ए दिखाई दे रहा है 41, ये सही है। लेकिन दोस्तों आपको सभी की याद नहीं करनी, आपको टॉप 3 की याद करनी है और टॉप बॉटम की याद करनी है। तो ध्यान रखना, जनसंख्या से क्वेश्चन बनते हैं और जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो देखिए सर्वाधिक की बात करते हैं। सबसे पहले सर्वाधिक अभी याद करना मेरे साथ, देखो सर्वाधिक की बात करते हैं तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहां पर है? हरिद्वार में है। हरिद्वार के बाद किसका है? ध्यान रखना, हरिद्वार के बाद है उधम सिंह नगर का, और उधम सिंह नगर के बाद जो सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो आपको मिलेगा देहरादून का। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून। हरिद्वार का कितना है? हरिद्वार का आप ध्यान रखना 801 है जनसंख्या घनत्व। कितना है? 801, यानी प्रति जो 1 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है वहां पे 801 लोग रहते हैं। फिर अगर हम उधम सिंह नगर की बात करें तो 649 है, 649, और देहरादून की बात करें तो 549, 100 आपको कम कर देना है। तो देखिए हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून जनसंख्या घनत्व 801, 649, 549। 801 हरिद्वार का, फिर उधम सिंह नगर का 649 और देहरादून का 549। सबसे कम की बात करते हैं। देखिए ये तो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक हो गया, सबसे कम, सबसे कम, तो सबसे कम किसका है? सबसे कम उत्तरकाशी का ही है। किसका है? उत्तरकाशी का ही है। और सबसे कम उत्तरकाशी का है। उत्तरकाशी के बाद आपको जो दूसरा मिलेगा वो मिलेगा चमोली, और चमोली के बाद जो आपको तीसरा स्थान मिलेगा वो मिलेगा पिथौरागढ़। तो ऊपर के तीनों जनपद सीरीज में है। उत्तरकाशी यानी यहां से अगर आप पश्चिम से चलोगे, पश्चिम से सबसे पहले उत्तरकाशी, फिर चमोली, फिर पिथौरागढ़, ऐसा ही मिलेगा ना आपको। तो यहां तक हो गया। अब देखिए उत्तरकाशी का कितना है? 41 है। चमोली का कितना है? चमोली का आपको मिलेगा 49। कितना है? 49, यानी 41, यानी यहां पर ये हो गया। आपको केवल इस एक को 9 बना देना है, तो 49 ये हो गया। और फिर पिथौरागढ़ की बात करें तो 68 हो गया। कितना हो गया? 68। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसे जरूर याद करें। चलो एक बार दोबारा मेरे साथ याद करें। देखें उत्तरकाशी जनपद, ठीक है, जनसंख्या घनत्व कितना है? 41 है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जनपद हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून। हरिद्वार 801, उधम सिंह नगर 649, देहरादून 549, 549। तो 649 उधम सिंह नगर, उससे 100 कम कर दो, 549 देहरादून। सबसे कम की बात करें उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। उत्तरकाशी का आपको याद करना है 41 हो जाएगा, और फिर इस एक को आपको 9 कर देना है, तो 49 चमोली हो जाएगा, और पिथौरागढ़ की बात करें तो 68 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 है कि रवाई क्षेत्र को टिहरी गढ़वाल में शामिल कब किया गया? देखिए इसका राइट आंसर है 1824 या फिर 1816। देखिए 1824 जो ये है बिल्कुल सही है, 1824 इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर यहां पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी जनपद में नहीं है? तो देखिए दोस्तों यहां पर यह है उत्तरकाशी जनपद है, और यहां पे हम मैप में समझेंगे इसे। तो आपके पास ऑप्शन है बालचा, बरासू, मुलिंगला या बाली। तो देखिए आपको कौन सा नहीं मिलेगा? तो आपको बालचा नहीं मिलेगा। बालचा आपको यहां पे मिलेगा चमोली जनपद में। खैर यहां पे बात करते हैं, देखिए उत्तरकाशी में जो आपको जो दर्रे मिलेंगे, सबसे पहले आपको देखना है सिंकंठ दर्रा, फिर यहीं पर आपको मिलेगा बरासू दर्रा। तो यह जो दर्रे हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी को जोड़ने का काम करते हैं। श्रीकंठ, बरासू, श्रीकंठ, बरासू। अब थोड़ा आगे आओगे तो देखिए यहां पे मिलेगा थांगला दर्रा, 6079 मीटर इसकी हाइट है, 6079 थांगला दर्रा। और थांगला दर्रा किसके साथ सीमा बनाता है? थांगला दर्रा जो सीमा बनाता है ये तिब्बत के साथ बनाता है। तिब्बत यानी अगर बात करें तो जो चीन है इसके साथ अपनी सीमा बनाता है। तो थांगला दर्रा हो गया। इसके अलावा ध्यान रखना मुलिंगला दर्रा, और फिर एक और ध्यान रखना आपको वह है सांग चोकला दर्रा। तो 3 दर्रे हो गए, थांगला, मुलिंगला, सांग चोकला। थांगला, मुलिंगला, सांग चोकला। थांगला, मुलिंगला और सांग चोकला, ये तिब्बत से बनाते हैं। अब देखिए दोस्तों यहां पर बीच में आपको दिखेगा बाली पास दिखेगा। इसके अलावा ओडनकोल दर्रा जो भिलंगना घाटी में है, यानी टिहरी और किसके बीच में? उत्तरकाशी के बीच में। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज ध्यान रख लेना लास्ट में, कालिंदी दर्रा। तो कालिंदी दर्रा किसके बीच में है? चमोली और किसके बीच में? उत्तरकाशी के बीच में है। तो ध्यान रखना इन सभी दर्रे उत्तरकाशी जनपद के हैं, इन्हें आप याद करना। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। उत्तरकाशी जनपद की कुल जनसंख्या कितनी है? अक्सर दोस्तों जैसे कि अभी ग्राम विकास अधिकारी का एग्जाम हुआ था, तो वहां पे क्या पूछ लिया गया था? देहरादून जनपद की पूछा गया था, है ना। तो यहां पर आपको उत्तरकाशी की पूछी जा सकती है। तो यहां पर अगर बात करते हैं उत्तरकाशी जनपद की, तो वो आपको मिलेगा 33,0086, या फिर कुछ और। आप यहां पे आंसर बताइए, इसका आंसर क्या हो सकता है?
तो देखिए दोस्तों 3389 बिल्कुल गलत है, 25 ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो 33 यानी ये ध्यान रखना 3,30,086 ये उत्तरकाशी की क्या है, जनसंख्या है। तो ध्यान रखना दोस्तों क्वेश्चन नंबर यानी 24 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। सर्वाधिक कम महिला साक्षरता वाला जनपद, अब सर्वाधिक कम महिला साक्षरता वाला जो जनपद है वह भी उत्तरकाशी है, और यहां पे तो उत्तरकाशी ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो सारे ऑप्शन ये गलत है दोस्तों, यह भी गलत है, यह भी गलत है, यह भी गलत है, और यहां पे लिख लेता मैं उत्तरकाशी, क्या है, उत्तरकाशी। तो सर्वाधिक कम महिला साक्षरता कहां पर है, उत्तरकाशी में है। कहां पर है, उत्तरकाशी में है। अब देखिए दोस्तों अगर हम बात करें महिला साक्षरता की ना, महिला साक्षरता, तो महिला साक्षरता जो सबसे कम है वो आपको मिलेगा उत्तरकाशी। कहां पर है, उत्तरकाशी। फिर उत्तरकाशी के बाद दूसरा जो सबसे कम आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको टिहरी गढ़वाल में। कहां पे मिलेगा, टिहरी। और टिहरी के बाद आपको मिलेगा उधम सिंह नगर पे। तो टॉप 3 बॉटम से कौन हो गए, उत्तरकाशी, टिहरी, उधम सिंह नगर। और सबसे ज्यादा आपको कहां पे मिलेगा, सर्वाधिक साक्षरता, महिला साक्षरता देहरादून में है। देहरादून के बाद कहां पे मिलेगी साक्षरता, आपको नैनीताल में मिलेगी, क्योंकि सर्वाधिक शिक्षा का विकास यही हुआ है। और फिर तीसरा आपको मिलेगा पौड़ी गढ़वाल में। कहां पे मिलेगा, पौड़ी गढ़वाल में। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये सभी गलत हैं, ए बी सी डी, उत्तरकाशी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि किस घाटी क्षेत्र को पहाड़ का रेगिस्तान कहा जाता है, किस घाटी क्षेत्र को पहाड़ का रेगिस्तान कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वारसू घाटी, इसके अलावा भिलंगना घाटी, बासपा घाटी या नेलंग घाटी। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर जो सी आपको दिखाई दे रहा है, ये है नेलंग घाटी। और इसी घाटी को क्या कहते हैं, इसी घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख भी कहते हैं। उत्तराखंड का लद्दाख, उत्तराखंड का लद्दाख किसे कहा जाता है, उत्तराखंड का जो लद्दाख कहा जाता है ये कहा जाता है नेलंग घाटी को। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहां तक ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, उत्तरकाशी जनपद का लिंगानुपात कितना है। अब देखिए लिंगानुपात की बात करते हैं तो लिंगानुपात आपको कितना मिलेगा, 955, 958, 891, 886। अब देखिए दोस्तों अभी आप सभी जानते हैं कि 2021-22 का है, यानी जनगणना का काल है, यानी जनगणना का टाइम समय है। तो जनगणना से प्रश्न आपको जरूर बनेंगे, 2011 की जनगणना के बनेंगे। अगर आपकी एग्जाम से पहले 2021 वाली जनगणना भी हो जाए तो वहां से भी बनेंगे। तो फिलहाल उम्मीद तो नहीं लगती कि आपके एग्जाम से पहले यहाँ पे आंकड़े आ जाए, लेकिन 2011 के आपको याद करके चलना है। और उत्तरकाशी जनपद की बात करें, उत्तरकाशी जनपद का लिंगानुपात, तो लिंगानुपात उत्तरकाशी जनपद का कितना होगा आप यहाँ पे बताइए, 958, 955, 886। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है 958, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे ये लिंगानुपात है। और अगर आपको सबसे ज्यादा लिंगानुपात आपको पूछा जाए तो सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है वो आपको अल्मोड़ा में मिलता है ना। लेकिन सबसे कम की बात करते हैं तो सबसे कम आपको हरिद्वार, फिर हरिद्वार के बाद आपको ध्यान रखना है देहरादून, और देहरादून के बाद आपको ध्यान रखना है उधम सिंह नगर। तो देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर क्या है, सबसे कम, सबसे कम। तो सबसे कम यानी ये हो गया। तो लिंगानुपात सबसे कम हरिद्वार, हरिद्वार का लिंगानुपात कितना है, हरिद्वार का लिंगानुपात है 880। देहरादून का कितना है 902, 902। और उधम सिंह नगर का कितना है 920। इन दो नंबर को आगे पीछे कर देना, 02 को 20 है ना। तो यानी ये हो गया। तो इसे जरूर याद करना, लिंगानुपात की बात करें सबसे कम हरिद्वार में, फिर देहरादून में, फिर उधम सिंह नगर में। और उत्तरकाशी का कितना है 958। प्रसिद्ध तिलाड़ी कांड कब घटित हुआ था। अब देखिए दोस्तों जो तिलाड़ी कांड कब हुआ था, 30 अप्रैल 1830, 30 अप्रैल 30 मई 1830, 30 अप्रैल 1831 या 30 मई 1930 को। तो तिलाड़ी कांड तो काफी प्रसिद्ध है, और ये ऑप्शन नंबर जो डी है यानी 30 मई 1930 तब हुआ था। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा रवाई कांड जिसे हम तिलाड़ी कांड भी कहते हैं, इसके बारे में देखिए कि इसका कारण क्या था। इस कांड का जो होने का कारण था वो था वन नीति। 1927-28 में जो वन नीति लाई गई थी तो वह इसका प्रमुख कारण बना था। इस कांड का जो नेतृत्व क्या था, यानी जो रवाई क्षेत्र के जो नेतृत्व कर रहे थे, जो व्यक्ति नेता थे वह कौन थे, तो नेता थे हीरा सिंह, लाला राम प्रसाद और बेजराम और दयाराम, ये प्रमुख नेता थे। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि इस समय पूछा जाए कि जब यह कांड हुआ था तो उस समय टिहरी का दीवान कौन था, दीवान कौन था, चक्रधर जुयाल। इसी ने गोली चलवाई थी और इसीलिए इसे जनरल डायर के नाम से, डायर लिखा यहाँ पे, जनरल डायर के नाम से इसे जाना जाता है। और इस समय एसडीएम कौन था, एसडीएम कौन था, ये था सुरेंद्र दत्त नौटियाल। असल में दोस्तों जब यहाँ पे जब ये नेतृत्व कर रहे थे तो एसडीएम जो सुरेंद्र दत्त नौटियाल है इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन्होंने जो इनके नेता थे जैसे यहाँ पे हीरा सिंह, बेजराम वगैरह, इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। तो जिस कारण यह आंदोलन और भड़का और फिर बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे जो ये कांड हो गया 30 मई 1930 को। थोकदार रणजीत सिंह। अब देखिए दोस्तों ये यमुना नदी के तट पर हुआ था और 200 से ज्यादा लोगों की यहाँ पे मृत्यु हुई थी।
अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें, जैसे टिहरी की बात करें, तो टिहरी आजाद पंचायत का गठन 1930 में हुआ था। यानी इन्हीं नेता के नेतृत्व में हीरा सिंह को 5 सरकार की उपाधि दी गई थी और बेजराम को, जो यहाँ पे नेता थे, उन्हें 3 सरकार की उपाधि दी गई थी। तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसे जरूर नोट डाउन करें। ऐसे प्रश्न जो टफ लेवल के हो सकते हैं यहाँ पे बन सकते हैं। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है कि उत्तरकाशी जनपद की स्थापना कब हुई। तो कब हुई थी? 24 फरवरी 1960 को हुई थी। और इसी समय चमोली की भी हुई थी। किसकी हुई थी? चमोली की। और फिर पिथौरागढ़ की भी, पिथौरागढ़ की भी। तो इन दोनों की यहां पे भी हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर सी इसका राइट हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 30 है कि उत्तरकाशी जनपद का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए उत्तरकाशी जनपद का जो क्षेत्रफल है वो मिलेगा आपको 1816। कितना मिलेगा? 1816। तो उत्तरकाशी का 1816 हो गया। और यहीं पर अगर बात करें 1830, ये चमोली का है। और यहीं पर अगर बात करें 70-90, तो ये पिथौरागढ़ का है। तो ध्यान रखना, सर्वाधिक सबसे बड़ा चमोली, फिर दूसरे नंबर पर उत्तरकाशी और तीसरे नंबर पर पिथौरागढ़। तो दोस्तों हमने बीएस नेगी सर का जो पेज यहाँ पे था वो भी हमने कंप्लीट कर दिया है। पेज नंबर 3 कंप्लीट कर दिया है। अब चलते हैं परीक्षा वाणी पे, पार्ट 4 पे। किस पे चलेंगे? पार्ट 4 पे। तो पार्ट 4 की बात करेंगे। अब देखिए सर्वाधिक नगरों वाला जनपद कौन सा है? परीक्षा वाणी का पेज नंबर 7 है और यहां से आप पढ़ते हैं। देखिए सर्वाधिक नगरों वाला जनपद कौन सा है? सर्वाधिक नगरों वाला जनपद। तो सर्वाधिक नगरों वाला जनपद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, जो आपको डी दिखाई दे रहा है वो गलत है। ऑप्शन नंबर बी ये सही है। हरिद्वार में आपको सर्वाधिक नगर मिलेंगे जिनकी संख्या कितनी है? 24 है। अगर यहां पे ऐसा पूछा जाता कि जनसंख्या प्रतिशतता के आधार पर, यानी नगरीय जनसंख्या प्रतिशतता के आधार पर, नगरीय जनसंख्या प्रतिशतता के आधार पर अगर आपको पूछा जाता, तब होता देहरादून। तब क्या होता? तब होता आपका आंसर देहरादून। और देहरादून की अगर नगरीय जनसंख्या आपको पूछी जाए कितनी है प्रतिशतता के आधार पर, तब आपका आंसर क्या होगा? तब दोस्तों आपका आंसर होगा 55.52%। 55.52%। तो सर्वाधिक नगरीय प्रतिशतता वाला जनपद देहरादून है, नगरों वाला जनपद हरिद्वार है। तो प्रश्न की भाषा समझना, यहां पे नगरों वालों की संख्या पूछी जाए तब हरिद्वार, जनसंख्या में पूछी जाए नगरीय प्रतिशतता तो देहरादून। सबसे कम नगरों वाला जनपद कौन सा है? अब सबसे कम पूछा गया है तो इसका राइट आंसर है बागेश्वर। और सर्वाधिक कम नगरीय प्रतिशतता वाला जो जनपद है यह भी बागेश्वर है। 3.55%, यानी 3.5% नगरीय जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या यहां पे आपको मिलेगी। और केवल एक नगर आपको बागेश्वर में मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ये हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 है कि राज्य में कुल कितनी छावनियां हैं? 8, 9, 7 या फिर 10? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो बी आपको दिखाई दे रहा है, 9 है। तो कौन कौन सी छावनियां हैं? तो दोस्तों यहाँ पे ये 9 छावनियां ऐसी है: देहरादून, अल्मोड़ा, लंडोर, नैनीताल, रुड़की, चक्राता, रानीखेत, लैंसडौन और क्लेम टाउन। तो यहाँ पे आपको 9 छावनियां मिलेगी और इनकी स्थापना वर्ष भी यह है। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज आपको यहाँ पे करेक्शन कराऊंगा और वह यह है कि ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार, होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट के अनुसार, इन सबकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार, जैसे यहां पे बात करेंगे रानीखेत छावनी, तो रानीखेत छावनी यहां पे जैसे 1871 लिखा है, किताबों में आपको 1871 मिलेगा। लेकिन अगर ऑफिशियल वेबसाइट में आप जाओगे तो ऑफिशियल वेबसाइट में दोस्तों आपको जो मिलेगा वो मिलेगा रानीखेत आपको मिलेगा 1869 में। कब मिलेगा? 1869 में। तो 1869 ये हो गया। इसके अलावा अगर नैनीताल की बात करें तो नैनीताल यहाँ पे 1841 आपको लिखा है, लेकिन नैनीताल का कब है? 1878। कब है? 1878। तो 1878 ध्यान रखना, इसका राइट आंसर है। और फिर यानी यहां पर अगर बात करते हैं, जैसे यहां पे है एक है लंडोर छावनी। लंडोर छावनी यहां पे 1836 है, लेकिन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे कितना मिलेगा? ये मिलेगा 1872। 1872। तो देखिए दोस्तों इन्हें आप करेक्शन जरूर करना, ऐसे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 34 है कि राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ? तो राज्य सूचना आयोग का गठन अक्टूबर 2005 में हुआ था। 3 अक्टूबर 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है? अर्जुन सिंह जी है। तो क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 है कि सेवा का अधिकार आयोग का गठन कब हुआ? अब देखिए सेवा का अधिकार आयोग के गठन की बात करें तो 2014 में हुआ था और 13 मार्च 2014 को गठन हुआ था। और एस रामास्वामी इसके वर्तमान क्या है? इसके चेयरमैन हैं। तो 2014 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है SC ST OBC के लिए आरक्षण कितना है? अब देखिए दोस्तों SC ST OBC के लिए जो आरक्षण है वर्तमान में कितना है ये आपको बताना है। 19, 3, 14, 18, 4, 14, 9
19 4 14 या फिर 15 3 12। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो आपको सी दिखाई दे रहा है 19 4 14, यानी 19%, 4% और 14%। एससी के लिए 19% आरक्षण है, एसटी के लिए 4% आरक्षण है। और यहीं पर अगर हम बात करते हैं किसकी, ओबीसी की, तो ओबीसी के लिए कितना परसेंट है, 14% है। इसके अलावा बात करें ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण है। वुमेन की बात करें, महिला की बात करें, तो महिला के लिए 30% आरक्षण है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, जैसे बात करेंगे पीएच की बात करते हैं, तो पीएच के लिए 3% आरक्षण है। और यहीं पर अगर स्पोर्ट की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, स्पोर्ट यानी अगर खेल की बात करते हैं, तो खेल में कितना मिलता है, खेल में जो खिलाड़ी परसेंट है उन्हीं का है 4%। और लास्ट में जो एक्समैन सर्विस है, एक्समैन सर्विस का कितना मिलता है, वो मिलता है 5%। तो इन पॉइंट को जरूर ध्यान रखने, तो यह भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 है कि उत्तराखंड राज्य के तीसरे राज्यपाल कौन है। अब यहाँ पे तीसरे राज्यपाल पूछा है, तो देखिए दोस्तों इसका जो तीसरे राज्यपाल है वो आपको मिलेंगे बीएल जोशी जी। कौन है, बीएल जोशी जी। तो इनका आप कर्म देखिए, ये हैं उत्तराखंड के फॉर्मर राज्यपाल। देखिए सबसे पहले कौन है, सुरजीत सिंह बरनाला जी। सुरजीत सिंह बरनाला जी कब से, 9 नवंबर 2000 से लेकर 7/1/2003, है ना, 2003 तक थे, यानी 7 जनवरी 2003 तक। फिर सुदर्शन अग्रवाल दूसरे नंबर पे, फिर बीएल जोशी जी आए। और बीएल जोशी जी आप यहाँ पे देखोगे कि इनका कार्यकाल सबसे कम है बीएल जोशी जी का। फिर मार्केट अलवा चौथे नंबर के, फिर अजीज कुरैशी, फिर के पॉल आए, कृष्णकांत पॉल, फिर बेबी रानी मौर्य, और फिर वर्तमान में है 8वें, वह है गुरमीत सिंह। क्या नाम है, गुरमीत सिंह। क्या नाम है, गुरमीत सिंह। तो गुरमीत सिंह यानी यहां पर ही हो गया जो वर्तमान में है। तो वर्तमान में कितने राज्यपाल हो गए, टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। वर्तमान में कौन है, गुरमीत सिंह हो गया। और यहां पे आपने देख लिया कि तीसरे कौन है, बीएल जोशी जी। तो यहां तक दोस्तों आपने देख लिया है। तो इसे मैं यहाँ पे रब कर लेता हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो। इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा ही दूंगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 का डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 है पंचायती राज संशोधन विधेयक। तो पंचायती राज संशोधन विधेयक से 50% कितना आरक्षण है, 50% यहाँ पे आरक्षण दिया गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 और लास्ट सेकंड क्वेश्चन है आज का, कि निम्न में से किस राज्यपाल का कार्यकाल सबसे कम है। तो अभी हमने डिस्कस किया था, तो किसका था, ऑप्शन नंबर जो आपको यहाँ पे सी दिखाई दे रहा है, बीएल जोशी जी का। किसका था, बीएल जोशी जी का। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जैसे हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले, कि देखिए बीएल जोशी जी का 2007 से लेकर 2009 तक सबसे कम कार्यकाल है, लगभग 2 साल का है। बाकी सबका 3-3 4 साल। और सबसे ज्यादा आपको पूछा जाए तो सबसे ज्यादा है जो दूसरे राज्यपाल है सुदर्शन अग्रवाल जी, उनका था। तो यहां पर ये हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसे रब कर लेता हूं नहीं तो ऐसे ही बना रहेगा। तो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 हो गया, 39 भी हो गया। लास्ट क्वेश्चन है अब यहाँ पे, राज्य का जो वन पंचायत का जो गठन किया गया था किस वर्ष किया गया। तो सरल क्वेश्चन है और राइट आंसर 1931 इसका राइट आंसर है। तो देखिए दोस्तों यहाँ तक ये थे, और उम्मीद है दोस्तों आपको काफी पसंद करेंगे, बहुत हेल्प आपको मिलने वाली है। और इसकी पीडीएफ हम आपको जो थोड़ी देर में या फिर शाम के टाइम पे हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे प्रोवाइड करा देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको नई वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।